नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और नागफनी। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और फिर लौटते समय कई सैनिक मूर्छित होकर लुढ़क गए। अरे, इन्हें क्या हुआ? और इन्हें ही क्यों? हो तो हमें भी कुछ रहा है, हम पर भी मूर्छा छा रही है। शीघ्र ही कारण सेनापति निचोर सिंह की समझ में आ गया। जल्दी करो, अपने नाक पर रुमाल रख लो। महाराज, उस रहस्यमय पर्वत से चल रही है मूर्छित कर देने वाली प्रदूषित वायु। ओह, मगर जब हम रणभूमि की ओर जा रहे थे तब तो ये पर्वत यहाँ पर नहीं था। इस रहस्य का शीघ्र ही पता लगाना होगा महाराज, मगर फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए। किंतु नगर में प्रवेश करते ही छोड़ दो, मुझे खाना चाहिए। नहीं, इसे छोड़ दिया तो ये पूरे नगर का साल भर का राशन डकार जाएगा। इसे फौरन पहले नगर से बाहर धकेल दो। नहीं, मेरे बाकेलाल को छोड़ दो। आखिर न्याय भी कोई चीज है? क्या हो रहा है ये? ओह महाराज, अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। और बाकेलाल के विषय में सुनते ही सेनापति निचोड़ सिंह ने उन बातों से निकाला ये निचोड़। महाराज, उस पर्वत का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। खुसर फुसर। क्या? छी छी छी। आखिर न्याय भी कोई चीज है। बाकेलाल नाम के इस भुखमरे को कैक्टा के जंगल में फेंक दो। वहां इसकी भूख का एवं पर्वत तैयार करने के लिए जमीन का भी पूरा प्रबंध है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जब कैक्टा के जंगल में पहुंचकर ही अब कैक्टा के जंगल में पहुंचकर ही खाना मिलेगा। मेरा लाल, मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं प्रण लेता हूं, जब तक बाकेलाल मुझे वापस ना मिल जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हाय भूख, हाय खाना। धतूरा के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। मैंने पर्वत खड़ा किया, ईश्वर करे कि तू दरिया बहाए। और इस प्रकार बाकेलाल को फेंक दिया गया कैक्टा के जंगल में। यहाँ तो चारों ओर नागफनियां उगी हुई हैं। राजा के बच्चे, मैं नागफनियां खाऊंगा। हे भोले शंकर, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? इधर राजा सूरज सिंह पहुंच चुका था उस घाटी के मुहाने पर। हार के अपमान से जीने से अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। हे भगवान, मेरी आत्मा को शांति ना देना, मुझे भूत बना देना, ताकि मैं भूत बनकर छोटे सौतेली की नाक में दम कर दूं। आ खनाक धाड़। इसी के साथ घटी एक आश्चर्यजनक घटना। भयानक हंसी। अरे, ये क्या? मैं तो घास के गट्ठर पर गिरकर मरने और भूत बनने से बच गया, और ये धुएं की कैसी आकृति बन रही है? रुई जैसी फफूंद ने एकत्रित होकर एक राक्षसी रूप ले लिया है। चलो, अब ये राक्षस जरूर मुझे खा जाएगा। आखिर मेरी भूत बनने की इच्छा पूरी होगी। मूर्ख इंसान, तूने तो मुझे कैद मुक्त किया है, फिर मैं तुझे भला क्यों खाऊंगा? देख, मैं उस बोतल में से ही निकला हूं जो तेरे कारण फूट गई। बात अधिक पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष पूर्व की है। गुलाबनगर के राजा का बेटा पैदा होते समय ताजा ताजा ही चल बसा। कारण रानी ने जिस सांप की छतरी की सब्जी को पौष्टिक समझकर खा लिया था, वो दरअसल विषैली थी, जिससे व्यथित हो उठा था राजा गुलाबी सिंह। हाय, मैं रंडुआ हो गया, मगर मुझे विदुर होने का गम नहीं है, क्योंकि इस मामले में तो मैं भी दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मुझे गम तो मेरी संतान का है। और फिर क्रोधित हो उठा राजा। सेनापति निचोड़ सिंह, जाओ, दुनिया मेरा मतलब पूरे गुलाब नगर से सांप छतरियों के नाम से मशहूर सब्जी का नामो निशान मिटा दो। किंतु महाराज, सभी सांप की छतरियों तो विषैली नहीं होती। ये दूसरे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जो सांप छतरियां विषैली नहीं होती वे अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। यम यम यम। सेनापति, अगर हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई
तो अपनी गर्दन धड़ से जुदा समझना। इस प्रकार सभी प्रकार की सांप की छतरियों को नेस्तानाबूद कर दिया गया। उखाड़ दो इन्हें, वरना राजा मेरी गर्दन उखाड़ देगा। उस समय मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ सांप की छतरियों पर चिपका उन्हें चट कर रहा था। वाह, अति स्वादिष्ट है ये सांप की छतरियां। माता श्री, अब सांप बारी से कैसे बचेंगे? अपने बिल में छिपकर पुत्र। तभी सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए वहां भी आ पहुंचे और आह पिताश्री, नाथ कुचल डालो सांप की छतरियों को घोड़े के पांव तले। मैंने किसी प्रकार एक गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचाई। जल्दी करो, अभी पूरा जंगल पड़ा है और मुझे शाम तक ही राजा गुलाबी सिंह के आदेश का पालन करना है। यानी इन सांप छतरियों का वंश मिटाना है और मुझे मिटाना है राजा गुलाबी सिंह और उसके पूरे राज्य का। तब प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मैं गुलाबनगर का प्रत्येक खाद्य पदार्थों पर लगने लगा। अरे, इस धान पर तो फफूंद लग गया। लेकिन मैं भूलवश एक दिन सूरदास ऋषि कठोराचार्य के व्रत के भोजन पर लग गया और वो फलाहार खाने के बाद ऋषि का पेट खराब हो गया और उस ऋषि ने एक गहरा गड्ढा भर दिया। तब जैसे ही उसे फलाहार पर मेरा लगे होने का आभास हुआ, दुष्ट फफूंद, अब मैं तुझे इस बोतल में कैद कर दूंगा। अरे बाप रे, भागो! किंतु भागने का कोई अवसर ऋषि ने ना दिया। इस प्रकार ऋषि कठोराचार्य ने मुझे बोतल में कैद करके यहाँ फेंक दिया। ना जाने अब कब तक इस कैद में सड़ना पड़ेगा और कब होगा मेरा प्रतिशोध पूरा। इतना कहकर फफूंद के चेहरे पर पुनः मंडराने लगी बदले की आग। मैं राजा गुलाबी सिंह और उसके पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। ओह, अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर मुझे भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। राजा सूरज सिंह ने भी अब आप विधि कह सुनाई फफूंद को। और तब अब आएगा मजा। फफूंद, तुम राज्य के सभी खगानों पर लगकर उन्हें खराब कर देना ताकि ये खाने के लायक ना रहे। और जब राज्य की सेना खाना न मिलने से कमजोर हो जाएगी, तब तक मैं अपनी सेना के साथ मिलकर छोटे सौतेले पर आक्रमण कर दूंगा। नहीं नहीं, इस बार मैं अधिक मात्रा में नहीं लगूंगा। इस बार मैं उतना ही लगूंगा कि दिखाई भी ना पड़ूं। फिर जैसे उन खगानों को कोई खाएगा, उसे हैजा होते देर नहीं लगेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि हैजा मानव को कितनी जल्दी कमजोर कर देता है। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो फिर चलो जल्दी पहुंचो गुलाबनगर और मैं अगले युद्ध की तैयारी के लिए जाता हूं काटानगर। अगले दिन गुलाबनगर में फैल गया हैजा। आह, बचाओ, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। मेरे भी ये सब हैजे के लक्षण हैं। आह, वाह, मैं आज ही नीम हकीम खतरा ये जान की शिक्षा समाप्त कर नगर लौटा और आज ही नगर में हैजा फैल गया। कल चेचक फैलेगी, परसों कोढ़। तो धन्य है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। वैद्य जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? आह, मूर्ख अज्ञानी, ये दवा ले जा और दुआ कर कि ये दवा तुझे लग जाए। इधर राजमहल में भी सबका बुरा हाल था। महल में विशेष सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई थी। आह, ये महामारी तो प्राण लेकर ही रहेगा। उफ, अंदर पहुंचने का भी इंतजाम नहीं किया। वाह, क्या सुगंध है! आहा, मीठी मीठी। राजा गुलाबी सिंह के पेट में भी पड़ रही थी भयंकर मड़ोले। अरे, राज शौचालय में कौन घुस गया है? बाहर निकलो। महाराज, ये मैं हूँ, सेनापति निचोड़ सिंह। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकल सकता। अभी 2 ईंटों को कहीं पर रखकर वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इधर बाकेलाल का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। मेरी जिंदगी की राह में तो कांटे ही बोए थे। अब क्या मुझे भोजन भी इन्हीं कांटों का करना होगा? क्रोध में भरकर बाकेलाल ने एक नागफनी को जड़ी ठोकर। ओह, ये क्या? इनमें तो रसीले फल भरे हुए हैं। दूसरे नागफनी पर ठोकर जड़ते ही खुशी से बाकेलाल की आंखों में आ गए आंसू।
याहो, इसमें तो भरे हैं रसीले फल। सुबक सुबक है बोले शंकर, आज साबित हो गया कि तेरे घर देर भी है और अंधेर भी। फिर क्या था, बाकेलाल एक एक कर तोड़ने लगा नागफनियों को और खाने लगा उनमें से निकले रसीले एवं मजेदार फल। वाह, इन फलों को खाकर तो मेरी भूख एवं प्यास दोनों ही मिट रहे हैं। खाए जा बाकेलाल, खाए जा, अभी तो पूरा जंगल पड़ा है। तभी, ठहरो, इन नागफनियों को और मत तोड़ो बाकेलाल, वरना हम भूखे मर जाएंगे। आए, कौन हो तुम? और मैं भला इन नागफनियों में उगे फलों को क्यों ना खाऊं? अजी मैं तो खाऊंगा। रुक जा बाकेलाल, चुभाओ। आई बाकेलाल, हम तुम्हें कांटा चुभाने पर विवश हुए हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु हम शांति प्रिय हैं। इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि तुम यहाँ तबाही ना मचाने का क्या लोगे? बाकेलाल, ये नागफनियां विशेष रूप से हमने ही उगाई है, जिनसे हमें प्राप्त होते हैं फल एवं जल, जो कि हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं। इन नागफनियों के असर से विषैले कीट पतंगे, विषाणु एवं जीवाणु भी समाप्त हो जाते हैं। हम और नागफनियां भी कुछ ही देर में उगा सकते हैं, मगर जिस हिसाब से तुम भूखे हो, तुम उन्हें भी तोड़कर खा जाओगे। इसलिए हमारी भलाई तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही है। बाकेलाल, ये लो, ये नागफनियां उगाने के बीज हैं। इन्हें बोने पर कुछ ही देर में नागफनियों का वृक्षों का विशाल जंगल उगाएगा। फिर तुम जी भरकर फल खा लेना। और बस इतना सुनते सुनते बाकेलाल के कान कुत्ते के कानों की तरह खड़े हो गए। नागफनियों के बीज, अगर मैं इन्हें ले जाकर गुलाबनगर के चप्पे चप्पे पर बो दूं तो गुलाबनगर कांटों का नगर बन जाएगा, और तब पता चल जाएगा राजा गुलाब सिंह को भी बाकेलाल को कैक्टा के जंगल में फिकवाने का अंजाम। बन गई मेरी योजना। ठीक है, लाओ ये बीज मुझे दो। ये लो, सूर्योदय से पूर्व ये कहकर कि नागफनियां उग जाओ, इन बीजों को हवा में उछाल देना। इधर राजा सूरज सिंह ने गुलाबनगर के बाहर गाड़ दिए थे अपने खेमे। हाँ, यहाँ लगाओ पर्दा, जहाँ की सैनिक तुरंत आकर अपने फटे हुए वस्त्र बदले और पुनः युद्ध भी लड़ने पहुंच जाएं। युद्ध का बिगुल सूर्यदेव के साथ ही बजा दिया जाएगा। और ये देखिए महाराज, आपके लिए ये लोहे का कच्छा लाया हूँ, जिसके फटने और कटने का कोई डर नहीं है। लोहे का कच्छा, वाह! सूर्यदेव के साथ ही बजा युद्ध का बिगुल। पी सेना लेकर गुलाबनगर की ओर चल पड़ा था राजा सूरज सिंह। अपने नारे कसकर तैयार हो जाओ सैनिकों, क्योंकि इस बार हमें जीत हासिल करनी है। इधर बाकेलाल सूर्योदय से पूर्व जा पहुंचा गुलाबनगर। थोड़ी देर में यहाँ होगी नागफनियों का जंगल। ओह, ये बाकेलाल है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? और अब मैं बौने राजा के कहा अनुसार नागफनियों के बीच उछालता हूँ ये कहकर, नागफनियों उग जाओ। तभी आश्चर्य से उछल पड़ा विक्रम सिंह। ओह, ये तो कोई दुश्मन सेना है जो गुलाबनगर पर आक्रमण करने जा रही है। और इधर फूट रहे थे नागफनियों की अंकुर, और फिर कुछ ही देर में नागफनियां अपने पूर्ण आकार में विकसित होती चली गई। अरे वाह, नागफनियों का जंगल खड़ा हो गया। और अब आएगा मजा जब होगी सुबह। अरे मगर मैं भी तो इस जंगल में फंस गया हूं, और हम भी। उफ, मेरे लोहे का कच्छा कांटे में फंस गया है। सेनापति के बच्चे, ये तूने क्या पहना दिया? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। मैंने लोहे का कच्छा जंगे मैदान के लिए बनवाया था। इधर महाराज ने जैसे ही राजा महल से जैसे ही राजा गुलाबी सिंह ने बाहर झांका, ये क्या, पूरा नगर नागफनियों का जंगल बना हुआ है, और वहां कौन फंसे हैं इस जंगल में? ये तो बड़ा सौतेला है। ओह, तो ये अपनी सेना के साथ लड़ने आया था और अब कांटों के जंगल में फंस गया है। तभी, हाँ महाराज, ये कमबख्त तो आपका भाई ही है।
मेरा मतलब है महाराज, अगर नागफनियों का जंगल ना उगाता तो आज हम इनका मुकाबला ना कर पाते, क्योंकि एक तो बिना बैसाखियों के हिल भी नहीं पा रहे हैं। वाह, मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इधर भूख से बेहाल बाकेलाल ने खुद ही तोड़नी शुरू कर दी वे नागफनियां। उफ, कमबख्त, ये भूख मेरा पीछा कब छोड़ेगी? बाकेलाल, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कमाल कर दिया है। इधर नागफनियों से निकलने के चक्कर में राजा सूरज सिंह का लोहे का कच्छा भी उतर गया। महाराज, व्यवस्था है, अभी आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए नर्म कांटों वाला नागफनी के इस पौधे को ही वस्त्र का रूप देना होगा। तुझे देख लूंगा सेनापति के बच्चे। अन्य सैनिकों के शरीर भी बुरी तरह से छिल गए। मर गए हम, कुछ तो बेहोश होकर ही लुढ़क गए। इधर आधी रात तक बाकेलाल ने वे सारी नागफनियां तोड़ डाली और खा डाले सारे फल, और तभी ओह, मेरा पेट भर गया। क्या? ओह, इसका मतलब ऋषि धतूरा के सांप का अंत हो गया। इधर नागफनियों के प्रभाव से फफूंद भी मारा जा चुका था, और इधर राजवैद्य की दबाव से हैजा भी दूर हो गया था। और तब सेनापतियों ने की जंगल की सफाई और वहां से मूर्छित पड़े सैनिकों को किया गिरफ्तार। राजा सूरज सिंह को भी पकड़ लिया गया, मगर जब विक्रम सिंह ने बताई हकीकत तो ओह, और मैंने तुम्हें कैक्टा के जंगल में फिकवा दिया था, जबकि जंगल में तो मुझे फिकवाना चाहिए था बड़े सौतेलों को। और हाँ बाकेलाल, मैंने तो तुम्हें कैक्टा के जंगल में फिकवा दिया था। तुम्हें ये कैसे पता चला कि बड़ा सौतेला मुझ पर आक्रमण करने वाला है? जब मेरी किस्मत फूटती है तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। और तब बाकेलाल को आखिर कहना ही पड़ा सब मन घड़त। महाराज, जिस समय कैक्टा के जंगलों में भोजन की खोज कर रहा था, तभी मैंने जंगल से बहुत दूर आपके बड़े भाई को युद्ध की योजना बनाते देखा एवं सुना। तब आपको युद्ध से बचाने के लिए ही मैंने शिव जी से प्रार्थना की, और शिव जी भगवान की कृपा तो तुम पर है ही बाकेलाल। ओह, और तब मेरा प्यारा बाकेलाल, गले लग जा। अगर मुझे पता होता कि बड़ा सौतेला अपने सेना के साथ आक्रमण करने वाला है तो भला मैं क्यों उगाता नागफनियां। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।